कैसे हो आप सब। तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास H234 पे। तो आज की जो है हम लोग बताने वाले हैं जो आपका 27 तारीख को वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। 27 तारीख को जो वीकली टेस्ट होगा उसका हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलेगा, ठीक है। मतलब इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे और आप दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आपको दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सोशल साइंस का होगा, ठीक है, और क्लास 10 का ये 40 मार्क्स का होगा, 75 मिनट का समय दे मिलेगा, ठीक है। चलो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। फ्रांस की, क्या बोल रहा है, फ्रांस की थी, रूस की थी, इटली की थी, जर्मनी की थी और जर्मनी की थी। तो क्या था, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो मारियान जो था ये फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आप सबका। यूरोप यंग इंडो सॉरी यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है मेजनी, ऑप्शन बी है विक्टर एमोनियल, ऑप्शन सी है गेरिबाल्डी, ऑप्शन डी है मुसोलिनी। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। क्या हो जाएगा, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, मेजनी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है। निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन मतलब कौन देश का संसाधन है, ठीक है। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन शमशान, ऑप्शन बी है चरण भूमि, मतलब जो घास पास चराते हैं ना, गाय सबको घास चराते हैं तो वही चरण भूमि, जल संसाधन, बाघ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल संसाधन जो है ना ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी। चलो चार नंबर क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस संसाधन में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस संसाधन में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा किस संसाधन में पाया जाता है, कहाँ मतलब किस राज्य किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जो आता है मरुस्थलीय मृदा। ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमका राजस्थान में। कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, प्रवाही। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ये है क्या है, ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय। लौह अयस्क ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बागर और 7 नंबर नहीं था, छठा नंबर को 5 नंबर तक पढ़ा है तो छठा नंबर होगा, ठीक है। छठा नंबर क्या बोल रहा है, लोहा किस प्रकार का संसाधन है ये बताया अभी, ठीक है। ये था अभी अनवीकरणीय योग्य, हाँ ठीक है, यही ठीक है बागर यही होगा 7 नंबर। बागर और खादर किस प्रकार का मिट्टी है। तो बागर और खादर किस प्रकार मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। तो क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही जो है ना ये बागर को कहते हैं न्यू मतलब नया मृदा भी कहते हैं, और खादर को कहते हैं पुराना मृदा, ठीक है। ओके चलो अब हो रहा है 8वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो कंकड़ की मात्रा किस में अधिक होते हैं, तो बागर में। क्या हो जाएगा, बागर में, ऑप्शन नंबर बी। कंकड़ की मात्रा किस में अधिक होती है, बागर में। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पठारी भाग है। कितने क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो कितने क्षेत्र पर पठारी भाग है, तो पठारी भाग बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए पठारी भाग हो जाएगा 27%। बट अगर बोलता कहाँ कितने क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र क्या है,
पर्वत पर्वत क्षेत्र कितना है, तो पर्वत क्षेत्र है 30%, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बोलता है तो मैदानी क्षेत्र कितना हो जाएगा 43%। हम इतना थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य नॉलेज देना, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन है आपका समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार, जैसे कि एक होता है नवीकरणीय और एक हो जाएगा अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन उसे संसाधन कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। क्या होता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। इसको अनवीकरण पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, चलो इसके बाद थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11 नंबर, कितना है ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं। ये VBI होने वाला है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोच सकते हो, ठीक है। ये जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है, ये फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे, उसे भी सतत पोषणीय विकास करते हैं। मतलब इसका मतलब समझो क्या बोलने को, मतलब हम लोग जो है ना संसाधन का उपयोग तो करेंगे, बट संसाधन को बचा के रखेंगे अपने किसके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा के रखेंगे, पूरा ख़त्म नहीं कर देंगे। इसी का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। शॉर्ट भाषा में समझ गया, ठीक है। चलो अब हो रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 12 नंबर, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इस संसाधन का उपयोग बार बार किया जा सकता है। ओके, इस संसाधन का उपयोग बार बार किया जा सकता है। इस संसाधन को पुनः प्रकृति के द्वारा पुनः किया जा सकता है, मतलब प्रकृति के द्वारा इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ओके, नवीकरणीय संसाधन पर उत्पाद उदाहरण, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जैसे जल हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। ये सब हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन अभी तो बताया ना कि नवीकरणीय संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने में तो पुनः उपयोग किया जा सके, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद बोला अनवीकरणीय संसाधन। देखो अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, मतलब एक बार उपयोग करेंगे इसको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और नवीकरणीय में क्या बोल रहा था, नवीकरणीय बोल रहा था इन संसाधन का प्रयोग तो बार बार किया जा सकता है, मतलब एक बार उपयोग करेंगे उसको पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है बार बार किया जा सकता है, बट यहाँ पर बोल रहा है इस संसाधन का उपयोग समाप्त हो जाता है, मतलब बाद समाप्त योग उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अंतर एक हुई यहीं पर ऐसे लिख सकते हैं, एक को याद रखने से दूसरा याद हो जाएगा। इस संसाधन को पुनरावर्ती नहीं हो जा सकता, मतलब पूर्ण निर्माण नहीं किया जा सकता, एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण खनिज उदाहरण, जैसे खनिज संसाधन जैसे कि कोयला, लौह अयस्क आदि, यहाँ पर कॉमा होगा एक, ठीक है। चलो अब चलते हैं कितने नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्त पूरक और एक नीतिक कारण बताइए। अथवा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी में कौन से तर्क दिए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क राजनीतिज्ञ से सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सत्ता के पक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है, ठीक है। प्रमुख जो है ये सब जो ये है मतलब तर्क है ये है, पहला तर्क यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तर्क सब युक्तिपूर्वक कारण, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है, ठीक है। यह पक्षपात अर्थात
राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा और राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। ठीक है, यह विभिन्न विविधताओं को अपने से समेट लेती है। ठीक है, और यह लोगों के राजनीतिक जागरूकता लेती है जिससे सत्ता में लोगों का भागीदारी बढ़ जाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये VVI होने वाला है ये भी। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर इसी का पॉइंट है नैतिक कारण। सत्ता के विभाजन से सभी सरकारों को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने से राजनीतिक दलों को पूर्ण न्याय मिल जाता है। सत्ता की साझेदारी से अल्पसंख्यकों को समानता के अधिकार पर भागीदारी मिलती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था में आक्रोश की भावना नहीं पनपती है। ठीक है, ख नंबर हो जाएगा। ग नंबर बोल रहा है शक्ति विकेंद्रीकरण से सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग शक्ति सौंप दी जाती है और वे किसी अन्य कार्यों से हस्ताक्षरित नहीं कर सकते हैं, जिससे केंद्रीय और राज्य की सरकार में सत्ता का वातावरण बना रहता है। ठीक है, घ हो रहा है कानून का निर्माण या कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अतः लिया गया निर्णय या कानून सबको मान्य होता है। ठीक है, हो गया ये। तो चलो 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है विकास से क्या समझते हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली गतिविधि प्रक्रिया है जो जीवन से हर क्षेत्र में उच्च स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। किसी के लिए लाभदायक हो सकती है तो किसी के लिए विनाशकारक हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। ये देख सकते हो, ये 40 नंबर बोल दिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है, इसको बताते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान न दीजिएगा, प्रश्न पर। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय से क्या समझते हैं। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब जो हम लोग का जनसंख्या, मानो यहाँ पर 100 है, हम लोग आपका कोई कोई क्षेत्र है वहाँ पर 100 जनसंख्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या को हम लोग किससे भाग देंगे, कुल राशि से। कितना कमा रहा है, वो लोग 100 जन है, उसको भाग देंगे हम लोग कितना कमा रहा है, मानो वो 1000 कमा रहा है। ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए वो कुल राष्ट्रीय आय होगा यहाँ पर। कुल जो क्षेत्र में जितना आय है, पहले आय हम लोग का 1000 है, जनसंख्या से कितना आय 1000 है, तो 100 से भाग देंगे कितना आएगा 10। तो प्रति व्यक्ति आय कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय निकाल जाता है। अब देखो लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भाग देने पर जो राशि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दर्शाती है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो चलो आज के दिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो।